हेलो स्टूडेंट। आज बात करेंगे हम सिंक्रोनस मशीन पे, या अभी तक हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर पढ़े हैं, है ना। तो सिंक्रोनस जनरेटर पे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल किया जाए। चलिए, न्यूमेरिकल्स में पहले देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, उनको जरा देखिए जाए। तो पहला जो याद रखिएगा, रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल में। पाई सी डी मीन्स इलेक्ट्रिकल एंगल इक्वल टू होता है आपका P/2 P/2 मैकेनिकल एंगल। ठीक है ना। पहला ये याद रखिएगा भाई। सेकेंड चीज देखिए, वन पोल पिच। ये किसके इक्वल होता है? ये ऑलवेज 180 डिग्री 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, या हम कह सकते हैं 360 डिग्री मैकेनिकल बाई पी। ठीक है ना। यानी कि जो आपका वन पोल पिच होगा वो हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड नहीं करेगा। सॉरी, लेकिन जो मैकेनिकल एंगल है वो आपका नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है ना। तो पहली ये बात याद रखिएगा। सेकेंड सेकेंड आता है आपका पिच फैक्टर। पिच फैक्टर, इसे हम एक और नाम जानते हैं फोर्डिंग फैक्टर। ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में दोनों नेम से ही पूछे जाते हैं। इसे हम बोलते हैं पिच फैक्टर या कोडिंग फैक्टर को बोलते हैं के पी। और के पी इक्वल टू होता है कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है ना। यहाँ हेयर अल्फा क्या होता है भैया? अल्फा होता है आपका फोल्डिंग एंगल। ठीक है। अल्फा की वैल्यू देखिए, अल्फा जो होता है मल्टीपल ऑफ अल्फा की वैल्यू, मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए। ये देखिए बीटा के बराबर कब होगा? जब वन प्लॉट क्या होगा भैया? कोऑर्डिनेट होगा। वन प्लॉट कोऑर्डिनेट। अल्फा की वैल्यू टू बीटा कब होगी? जब टू प्लॉट कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है। यानी कि अल्फा इक्वल टू, हम कह लें स्मॉल एन बीटा, जहाँ एन है, एन नंबर नंबर ऑफ प्लॉट, जिसे हम स्मॉल एन बोल रहे हैं, नंबर ऑफ प्लॉट कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। अल्फा हरदम मल्टीपल ऑफ बीटा होता है। अच्छा, बीटा क्या होता है? बीटा आपका होता है 180 डिग्री अपॉन एस बाई पी। प्लॉट पर पोल 180 अपॉन प्लॉट पर पोल, ये ध्यान रखिएगा बीटा। ठीक है। आपका एक स्लॉट कितना फेज डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, उसे ही हम कहते हैं बीटा। अगर आप लेक्चर ध्यान से सुने हो तो हम इसे ही बीटा कहते हैं। बीटा क्या होता है? मैं लिख दे रहा हूँ। बीटा होता है एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एट डिफरेंट प्लॉट पर फेज। ठीक है, कितनी बातें ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें फॉर एनएच हार्मोनिक, और एनएच हार्मोनिक के लिए आपका केपी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एन अल्फा बाई टू। बाई टू है। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, अब कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ जो एन है चलिए इसको हम एन एन डैश बोलते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्लॉट कॉर्ड एन डैश। लेकिन यहाँ जो एन है वो ध्यान रखिएगा, हेयर हेयर एन
रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक। ठीक है, चलिए अगर हम ले तो एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक को अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, करना क्या है आपको, अल्फा की वैल्यू क्या रखना है, अल्फा आपको रखना है 180/n, या रेडियन लिखना चाहेंगे तो पाई/n। ठीक है ना। चलिए, अब एक और बात जान लें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं ब्रेड फैक्टर भी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केडी से। केडी आपका होता है साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन एम बीटा बाई 2। सॉरी, यहाँ एम नहीं होगा, यहाँ नहीं, ये साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2, ये केडी होता है। यहाँ अच्छा, बीटा तो पता ही है आपको क्या होता है, 180 अपॉन प्लॉट पर पोल, और जो एम होता है वो होता है प्लॉट पर पोल। एक पोल के अंदर में कितने प्लॉट आ रहे हैं, इनटू पर पोल पर फेज, एक फेज के कितने स्लॉट एक पोल के नीचे आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्मॉल एम। ये बात समझ में आई। चलिए, तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, एक और याद रखिएगा, अब जो आपका ओवरऑल ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है, टोटल ईएमएफ का फॉर्मूला मैं ऐसे कर दूं इसलिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए, अगर हम दोनों फैक्टर को कंसीडर करेंगे तो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ हो जाएगा 4.44, आपने पढ़ा है एफ फाइव। अब यहाँ आ जाएगा आपका के पी, के डी, और नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि सी। अगर आप लिखना चाहते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर के फॉर्म में, 2.22 एफ फाइव के पी के डी, और इसको कर सकते हैं जेड। ठीक है ना, ये जो टर्म्स होता है ये देखिए, इसे बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न। ठीक है ना, और ये जो होगा इसे हम बोल सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ कंडक्टर। और अगर हम केपी और केडी का मल्टीप्लिकेशन देखें तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं वाइंडिंग फैक्टर, के डब्ल्यू। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको ध्यान है, कुछ बातें और हैं जो न्यूमेरिकल्स में आएंगी, अगर इतनी बातें ध्यान रहेगा आपको तो न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या है। पहला न्यूमेरिकल है द कॉइल स्पैन फॉर स्टेटर वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर इज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, फाइंड कोडिंग एंगल और कोडिंग फैक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए क्या चीज गिवन है आपको, ओके हाँ, देखिए ठीक, कॉइल कॉइल ए कॉइल स्पैन फॉर ए स्टेटर वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटिव 120 डिग्री। कॉइल स्पैन भी किसे कहते हैं, वाई सी, कितना भैया, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब आप लोग को याद हो तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारा इसी के सेंटर से ये, इस लाइन से और इधर ये लाइन अगर हम डायरेक्ट ड्रॉ करें, और जो पोल का सेंटर भी इसी लाइन को मैच कर जाए, मान लीजिए एन पोल का ये सेंटर हो और एस पोल का ये सेंटर हो, तो जरा देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, एक पोल से दूसरे पोल की डिस्टेंस, ये कहते हैं वन पोल पिच। ऑलवेज कितना था, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। और किसी भी कॉइल का, ये है कॉइल साइड, इसे कॉइल साइड 5 कह लीजिए, और इसी तरह ये हो गया आपका कॉइल साइड
सेकेंड, ठीक है ना। अब दोनों कॉइल साइड के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं हम क्या, कैपिटल वाई सी, इसे कॉइल स्पैन कहते हैं। अब क्या होता है, अगर हमारा क्या है, फुल पिच है, फुल पिच के केस में क्या हो जाएगा, फॉर, देखिए, फॉर फुल पिच, फुल पिच के केस में होता क्या है, कॉइल स्पैन जो वाई सी होता है वो भी 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। कहने का मतलब ये वन पोल पिच के बराबर होता है, जैसा इस डायग्राम में दिया, वन पोल पिच, ठीक है ना। देखिए इसमें हमने आपको दिखाया है आपको फुल पिच कॉइल, लेकिन ऊपर देखिए क्या लिखा है, कॉइल स्पैन फॉर स्टेटर वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेट 120 डिग्री, यानी कि 180 नहीं है 120 है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमारा जो कॉइल है वो क्या है, शॉर्ट पिच है। यदि शॉर्ट पिच होगा तो जरा देखिए कैसा दिखेगा वो हमें, तो पेन कलर चेंज किया जाए, यहाँ देखिए, इसका मतलब ये कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना। थोड़ा सही से बन नहीं पाया, आप समझ रहे होंगे, ऐसे क्या होगा, ये ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। ये जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है, आप देख रहे हैं क्या है, ये शॉर्ट पिच हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब शॉर्ट पिच के केस में देखिए वाई सी जो होगा वो जाहिर सी बात है 180 डिग्री से कम होगा, और ये जो अल्फा है इधर बीच का, ये ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं कॉर्डेड एंगल अल्फा, ठीक है ना। तो हरदम ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, देखिए क्या पूछा जा रहा है, फाइंड, पहला चीज कह रहा है कोऑर्डिनेट एंगल बताइए। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंगल कैसे भैया निकलेगा, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा। तो वी नो हमें पता है कॉइल स्पैन प्लस अल्फा कोऑर्डिनेट एंगल इक्वल टू, ये दोनों मिलकर कितना होते हैं भैया, 180 डिग्री। अब आपको ये 120 डिग्री दिया है प्लस अल्फा प्लस 180 डिग्री, तो हेयर अल्फा आपको कितना आ जाएगा, 180 माइनस 20 में 60 डिग्री। पहला चीज हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है, कोडिंग फैक्टर बताइए बेटा। देखिए कोडिंग फैक्टर ध्यान रखिएगा, हम एग्जाम में भूल जाते हैं, पी फैक्टर तो ठीक है, वहाँ पी की पी लिखा है तो के पी हो जाता है, लेकिन कोडिंग फैक्टर हम भूल जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, और कई बच्चे इसको के डी या कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका के पी इक्वल टू कॉस अल्फा बाई टू, यही होता है भैया, ठीक है ना। हेलो, तो यहाँ देखिए वैल्यू पुट करिए, क्लास ले रहे हैं सर, आप कहाँ हैं, हेलो, आप कहाँ हैं, आइए। तो चलिए भैया कि कितना आ जाएगा, कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2, ठीक है ना। और √3/2 की भी वैल्यू याद रखिए भैया, जैसे अब आप लोग, √3 की वैल्यू कितनी होती है सब याद है ना, ये ओवरऑल आएगा 0.866, ठीक है ना। तो चलिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी हमें लगता है इस न्यूमेरिकल्स में आप सारे बच्चों को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इन ए 6 पोल सिंक्रोनस मशीन कैलकुलेट द मैकेनिकल एंगल इन डिग्री, ध्यान दीजिएगा इन डिग्री, इफ द इलेक्ट्रिकल एंगल इज 2π/3 रेडियन। तो एक काम करते हैं, पहले हम सबसे पहले फर्स्ट वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एंगल इन फॉर्म ऑफ डिग्री, रेडियन या डिग्री पे। तो देखिए रेडियन कितना दिया है, कितना दिया है, हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, 2 180 डिग्री बाई 3, कैंसिल करिए, ये कितना आ जाएगा भैया 60, और यहाँ से हो जाएगा टोटल 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल रीडिंग, यही होगा, है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रिकल एंगल हमें पता चल गया। अब हमें पता है पाई ई डी इक्वल टू P/2 पाई एम डी, है ना, और हमसे पाई एम डी पूछ रहा है, तो पाई डी डिग्री में लिखिए, P/2 कितने पोल है भैया, 6 पोल, पाई एम डी, तो पाई एम डी आपका आ जाएगा मैकेनिकल एंगल इन डिग्री 120 × 2/6, तो ये जब कैंसिल करिए, ये आ जाएगा कितना है भैया, 20 आएगा, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 40 डिग्री, ठीक है ना। तो ये है आपका आंसर।
अगर ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आपने डिग्री के बजाय रेडियन पूछा होता तो आप ये पाई की वैल्यू 180 ना रखिए, पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते, तब जो एंगल निकलता 5 MD वो आपका होता मैकेनिकल एंगल इन रेडियन। बट आपसे डिग्री पूछा गया तो पहले इलेक्ट्रिकल एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करके फिर मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज डिजायबल टू एलिमिनेट, देखिए क्या कह रहा है, इट इज डिजायबल टू एलिमिनेट द फिफ्थ हार्मोनिक वोल्टेज फ्रॉम, ये यहाँ फ्रॉम है, फ्रॉम द फेज वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर द कॉइल शुड बी शॉर्ट पिच बाई एन एंगल ऑफ। देखिए मैंने बताया था आपको कि पिच, जो आपका पिच फैक्टर क्या होता है, कॉस किसके लिए, हार्मोनिक्स के लिए, nth हार्मोनिक्स के एन अल्फा बाई 2। अब इसको एलिमिनेट करना है तो इसको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, केपी जीरो करना पड़ेगा एलिमिनेट करना। तो यहाँ से हमारा आता है फाइनली जब हम सॉल्व करते हैं तो अल्फा इक्वल टू निकल के आएगा आपका 180 डिग्री बाई बाई एन। अब देखिए फिफ्थ हार्मोनिक्स ना, तो 180 एन की जगह कितना पुट करिए, 5, तो ये कितना आ जाएगा भैया, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करिए, कितना आ रहा है अल्फा, सही भी ये कितना आएगा, कर लेंगे ना, कैसे कीजिए ध्यान से देख लीजिएगा, वन कैलकुलेटर नहीं है और कितना भूल गया हूँ कैसे किया जाएगा इसको भाग, फिर भी करते हैं इसका, 35 डिग्री होगा शायद, देख लीजिएगा, नहीं 35 में 36 डिग्री, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया ना, ध्यान रखिएगा ये चीज फॉर्मूला कोई बहुत टफ नहीं था, क्वेश्चन आसान था। यानी कि आप कॉर्डेड जो एंगल है, कॉर्डेड एंगल आप कितना रखिए, 36 डिग्री रखेंगे, यानी कि ठीक है, तो आपका ये फिफ्थ हार्मोनिक क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अच्छा यहाँ आपसे ये भी पूछ सकता था कि कॉइल स्पैन कितना होना चाहिए, वाईसी भी पूछ सकता था, तो वाईसी देखिए अल्फा निकाल लिया, वाईसी प्लस अल्फा क्या होता है 180 डिग्री, तो अल्फा थ्री कितना रख लीजिएगा, 180 माइनस 36 डिग्री, ठीक है ना। तो आपसे इस क्वेश्चन में तो फिलहाल आपसे कॉर्डेड एंगल अल्फा पूछा गया, हो सकता है फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए ये भी कह सकता है कि आप बताइए आपका वाईसी यानी कि स्पैन कितना होगा कॉइल स्पैन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटर हैज फुल पिच कॉइल स्पैन ऑफ 12, देखो एक अल्टरनेटर हैज फुल पिच कॉइल स्पैन ऑफ 12 स्लॉट फॉर एलिमिनेटिंग थर्ड हार्मोनिक द कॉइल स्पैन शुड बी, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ कॉइल स्पैन आपको डिग्री में ना बोल के स्लॉट के टर्म्स में दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले तो आप कॉइल स्पैन निकालिए, 12 थर्ड हार्मोन की बात कर रहे हैं, तो थर्ड हार्मोन को रिलीज करने के लिए अल्फा कितना होना चाहिए भैया, अल्फा होना चाहिए आपका 180 बाई 180/3, यानी मतलब 60 डिग्री आपका अल्फा होना चाहिए, है ना, थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए। अब 60 डिग्री अल्फा के लिए जरा देखिए वाईसी कितना होना चाहिए, वाईसी आपका 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा द अल्टरनेटर हैज फुल पिच कॉइल स्पैन ऑफ 12 स्लॉट फॉर एलिमिनेटिंग थर्ड हार्मोनिक द कॉइल स्पैन शुड बी, कितना आंसर होगा भैया, देखिए यही क्वेश्चन है। अच्छा ये आपको स्लॉट के टर्म्स में बताना है, तो देखो भैया इसका कहानी क्या है, तो बना ले डायग्राम तो क्लियर होगा। चलिए, एन अल्टरनेटर हैज फुल पिच कॉइल स्पैन फॉर 12 स्लॉट, इसका मतलब क्या है भैया कि ये 12 स्लॉट इसको चाहिए फुल स्पैन वाईसी 180 डिग्री करने के लिए। देखिए 180 डिग्री फुल स्पैन होता है, इसके लिए इसको कितना स्लॉट की रिक्वायरमेंट है, 12 स्लॉट की रिक्वायरमेंट है, इसकी बात समझ में आ रही।
अब फॉर एलिमिनेटिंग थर्ड हार्मोनिक्स को अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है आप पिच को क्या करना पड़ेगा, आपको पिच को शॉर्ट करना पड़ेगा। कितना एंगल से शॉर्ट करना पड़ेगा बेटा, वो ऐसे आएगा फॉर्मूला से। क्या होता है फॉर्मूला, सारे बच्चे दिखाए थे। थर्ड किसी भी हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 180 डिग्री अपॉन एन एस। ठीक। अब थर्ड हार्मोनिक यहाँ 3 रखिए, 60 डिग्री से आपको क्या करना पड़ेगा, पिच को शॉर्ट करना पड़ेगा, कॉर्डिनेट एंगल इतना होगा। अब इस केस में आपका वाई सी कितना होगा, 120 डिग्री। तो क्या देखिए डायग्राम में, देखिए दो तरीके हैं। या तो आप इसको जीरो, पहला जहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप, इस स्लॉट को जीरो कंसीडर करिए, फिर यहां से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे 10 11 12। ये 12 स्लॉट पे जाके गिरेगा। अगर 12 स्लॉट पे जाके गिरेगा तो इस केस में आपका जो क्या होगा, अगर पूरा स्लॉट पे जाके 12 स्लॉट पे गिरेगा तो इस केस में आपका वाई सी कितना होगा, 180 डिग्री। हो जा रही है, कितना हो गया, 180 डिग्री, है ना। लेकिन आपको थर्ड हार्मोनिक को रिड्यूस करना है, तो आपको इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। कितना आपने शॉर्टेड किया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किया तो देखो जरा सा सोचिए कहाँ जाके गिरेगा, इसको 8 पे ही गिरना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक स्लॉट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखिए 12 स्लॉट कितने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 180 डिग्री का। तो वन स्लॉट कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 15 डिग्री का। अब अल्फा 60 स्लॉट के लिए आपको कोडेड, यहाँ पर कोडेड एरिया में कितने स्लॉट आने चाहिए, 4 आने चाहिए। देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ नहीं आने चाहिए। तो स्पैन के अंदर कितना स्लॉट आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो आप क्या कहेंगे भैया, आंसर आपका द कॉइल स्पैन शुड बी, स्लॉट के टर्म्स में कितना होगा 80, एंगल के टर्म्स में कितना होगा 120। ठीक है ना, समझ रहे हो ना भैया बात को, फिर से सुनिएगा। कॉइल स्पैन आपका 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये स्लॉट पूछ रहा है। अब 12 स्लॉट 180 के लिए, तो 120 डिग्री के लिए कितने स्लॉट होंगे, 8 होंगे, सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A 6-pole alternator with 36 slots carry two-phase distributor winding. Each coil is short pitched by one slot. देखिए एक स्लॉट से हर क्या है, शॉर्ट पिच है। ठीक, चलिए आगे पढ़िए। द वाइंडिंग फैक्टर इन द सेंस, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है के डब्ल्यू। और मैंने अभी बताया था के डब्ल्यू क्या होता है भैया, के डब्ल्यू आपका होता है केपी इंटू के डी। मीन्स आपको केपी भी चाहिए और साथ ही साथ आपको केडी भी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए गिवन डाटा क्या क्या है भैया, गिवन डाटा, गिवन डाटा है आपका नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 6। ठीक है, स्लॉट्स कितने भैया टोटल, 36, और टू फेज है। घबराइए नहीं, आप लोग थ्री फेज के साथ क्वेश्चन किए हैं, टू फेज में भी प्रॉब्लम बनाई हो ये। अब शॉर्ट पिच बाई वन स्लॉट, अब हमको पता है बेटा शॉर्ट पिच बाई, अगर एक स्लॉट से आपको शॉर्ट पिच हो रहा है तो कोडेड एंगल किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा, ये बात ध्यान रखना अभी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं केपी। केपी, ठीक, केपी इक्वल टू होता है कॉस अल्फा बाई टू, लेकिन अल्फा की कोई जानकारी नहीं है, बट हमें ये पता है कि बीटा कितना होता है। बट वी नो वी नो बीटा इक्वल टू होगा नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेज। भैया स्लॉट कितना है, अरे सॉरी बीटा होता है 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, स्लॉट पर पोल, पोल ऊपर है तो 180, स्लॉट कितना है 36, पोल कितने भैया 6 पोल। ये कितना आंसर आ जाएगा बीटा, बीटा आपका आएगा 30 डिग्री। अब देखिए बेटा यहाँ से कैसे, बाई वन स्लॉट, एक स्लॉट से आप शॉर्ट पिच कर रहे हैं, एक स्लॉट से, तो जब एक स्लॉट से शॉर्ट पिच करते तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, बीटा के बराबर, यानी कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आपको केपी जो आएगा वो आ जाएगा कॉस
30/2 इक्वल टू कॉस 15। समझ में आई बात? सेकेंड। चलिए अब क्या कह रहा, अब बात करते हैं हम केडी की। केडी केडी क्या होता है भैया? केडी होता है साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2, यही होता है। तो हमें बीटा तो पता है, बट हम एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट बीटा, सॉरी एम। तो और एम, एम क्या होता है भैया? एम होता है आपका नंबर ऑफ स्लॉट पर फेज पर पोल, पर फेज स्लॉट पर फेज पोल। देखिए प्लॉट कितना है, 30 डिग्री। पर पोल कितना भैया? 6। कितने फेज हैं? 2। तो एम कितनी बार जाएगी? एम की वैल्यू कर लीजिएगा 3। आ गई। अब इसी फॉर्म में इनपुट कर दीजिए। तो यहाँ पे के डी आपको कितना आ जाएगा? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है। साइन एम कितना है? 3 बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 कितना आएगा? 15, 15 डिग्री अपॉन एम 3 साइन बीटा बाई 2 मीन साइन 15 डिग्री, यही आएगा। मीन्स ये आपका आएगा 1/3√2। सॉल्व करिएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है। तो अब आपको आपका के डब्ल्यू क्या हो जाएगा भैया? के डब्ल्यू होगा के डी, हाँ यहाँ 15 होगा, यहाँ 15 के डी यानी कि के पी के डी। तो देखिए के डब्ल्यू के पी कितना आया है? कॉस 15 डिग्री। के डी कितना आया है? 1/3√2 कितना आया है? 1/sin 15। तो कॉस बाई साइन क्या होता है भैया? आप पढ़े हैं कॉट का फॉर्मूला। इसका आंसर आएगा कॉट 15 डिग्री अपॉन 3√2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द वाइंडिंग ऑफ 6 पोल अल्टरनेटर हैज 56 स्लॉट एंड कॉइल स्पैन ऑफ 1 to 9 इज शॉर्ट फिट बाई। अब ये देखिए 6 पोल अल्टरनेटर हैविंग 15 स्लॉट। तो पहले आपको पता करना है फॉर फुल पिच के लिए, और फिर पेज नंबर ऑफ स्लॉट, और फुल पिच नंबर ऑफ स्लॉट आपको कितने चाहिए भैया? देखिए 56, 56/6 करेंगे तो 54 है, 56 देखते हैं। 54 है, सॉरी ये 54 है। ठीक है। तो टोटल स्लॉट 54 बाई नंबर ऑफ पोल से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो जाएगा ये 9 स्लॉट की रिक्वायरमेंट होगी। 9 स्लॉट हमारे रिक्वायरमेंट होंगे फॉर फुल पिच के लिए। फुल पिच, चलो इसको ऐसे समझो, डायग्राम ज़्यादा क्लियर होगा। काउंट कर लीजिए। पहला जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक, यहाँ से स्टार्ट करके 0 मान लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं भैया? द वाइंडिंग ऑफ दिस फॉर अल्टरनेटर हैविंग 54 फ्लोर एंड कॉइल स्पैन फ्रॉम 1 to 9, 1 to 9। अब देखिए ये तो हम ये हम क्या कहते हैं, कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर, यानी कि ये हमारा सिस्टम है कि हम इस सिस्टम से चीजों को समझते हैं। पर वाकई में न्यूमेरिकल्स में ये कह रहा है कि पहले से स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ खत्म हुआ? 9वें पे। तो जरा देखिए इनके हिसाब से ये जहां से स्टार्ट होता है ना, उसको पहला कह रहे हैं।
तो ये इंड कहाँ होगा, 9वें पे, तो 9वां क्या है, 8वां स्लॉट। अब देखिए, कभी ध्यान रखिएगा, अगर क्या देखिएगा 1 से स्टार्ट हो तो इसको कहाँ से स्टार्ट पड़े, यहाँ कहाँ एंड करना पड़ेगा। अगर 9 कंप्लीट स्लॉट के फुल पीछे हो रहा है तो 1 से चालू हो तो इसको 9+1 पे, यानी कि 10। ठीक है, 9 ये, यानी कि इसको 10 इनके लिए क्या होगा, ये यहाँ इसको कंप्लीट करना चाहिए। फिर से समझिएगा, 1 से स्टार्ट कर रहा है, इसको एंड कहाँ पास करना है, इसको करना है 9+1 पे, यानी कि 10 पे। तो हमने इन स्लॉट को जब काउंट करिए, अगर इस पहले वाले जहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसको 1 कंसीडर करिए, तो 10 कहाँ आएगा, 10 ये वाला स्लॉट आएगा। और हम क्या मानते हैं कि हम जिस यहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको जीरो लेते हैं, और जहाँ खत्म करते हैं वहां तक चलते हैं, मतलब जहां से स्टार्ट करते हैं वहां से जीरो लेते हैं। अब देखिए इनके हिसाब से क्या कह रहा है कि 1 to 9 इज शॉर्ट, अब 1 to 9 ही तक है, यानी कि इनके हिसाब से यहाँ से कॉइल चला और कहाँ खत्म हुआ, 9 पे। तो 9 पे खत्म हुआ, यानी कि इनको खत्म कहाँ होना चाहिए था, 10 पे। मैंने अभी बताया 10 पे इनको खत्म होना चाहिए था, क्योंकि 9+1 पे खत्म होना चाहिए। 10 पे खत्म होना चाहिए था इतना, यानी कि ये अल्फा एक स्लॉट छूट जा रहा है। तो हमने अभी बताया कि फॉर 1 स्लॉट, अगर आपको क्या है, कोडेड है, 1 स्लॉट कोडेड है, उस केस में अल्फा बराबर क्या आता है, बीटा। तो यहाँ पर आप बीटा निकाल लीजिए। बीटा कैसे आएगा, बीटा आता है आपका 180 डिग्री अपॉन स्लॉट पर पोल। तो स्लॉट कितने भैया, 54, पर पोल में पोल कितने, 6। बीटा कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। बीटा इसमें आएगा मेरे ख्याल से शायद 20 आएगा, हाँ ठीक है, बीटा 20 डिग्री, यानी कि अल्फा भी कितना होना चाहिए, 20 डिग्री। आंसर कौन सा सही होगा बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझिएगा। चलिए, अगर आपको हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं उसमें दिक्कत हो रही, तो आप इतना जानिए कि बुक में अगर जिस स्लॉट से स्टार्ट कर रहे हो उसको पहला स्लॉट मानेंगे, ध्यान समझिए, पहला स्लॉट मानेंगे। तो फुल पिच के लिए इसको कहाँ जाके गिरना है, इसको गिरना है, ये जो बेटा फुल पिच के लिए जितने स्लॉट आ रहे हैं ना, नंबर ऑफ स्लॉट 9 है ना, तो इसको कहाँ गिरना चाहिए, 9+1, यानी 10वें स्लॉट पे गिरना चाहिए। यहाँ काउंट कर लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऊपर से काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। अब ये गिर कहाँ रहा है, 8वें पे, एक स्लॉट आपका फोल्डेड हो गया, तो एंगल बी। कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर 36 स्लॉट 4 पोल सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मीन्स आपसे क्या पूछ रहा है, केडी। फॉर्मूला क्या होता है भैया, साइन एम बीटा बाई 2 एम साइन बीटा बाई 2। तो हमें दो चीज की जरूरत है, पहला बीटा, दूसरा एम। तो बीटा देखिए क्या होता है भैया, बीटा होता है 180 डिग्री प्लॉट पर पोल। प्लॉट कितने हैं, 30 डिग्री, पोल कितने हैं, 4। ठीक है, तो 180 डिग्री बाई 9, ये कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। एम देखिए, एम होता है प्लॉट पर पोल पर फेज। प्लॉट कितने हैं, 36 पर पोल, पोल कितने हैं, 4, पर फेज कितना फेज है, 3। तो कितना आ जाएगा भैया, ये 12 हो जाएगा, और ये मेरे ख्याल से कितना आएगा, 3। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन एम कितना है, 3 × 20/2 अपॉन एम कितना भैया, 3 साइन कितना बीटा, 20 डिग्री बाई 2। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, अब आगे की बात करते हैं। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, ये आएगा आपका 0.94, 0.94। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द मैकेनिकल कपल अल्टरनेटर डिलीवर्स पावर एट, दो बेटा अल्टरनेटर हैं, दो जनरेटर हैं सिंक्रोनस, जो मैकेनिकल कपल है, ठीक है ना। एक 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रहा है, एक 60 हर्ट्ज दे रहा है। तो आगे पूछ रहा है द हाईएस्ट स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर, अल्टरनेटर की क्या मैक्सिमम स्पीड हो सकती है। पहली चीज समझिए, एक अल्टरनेटर ये है और दूसरा जनरेटर ये है। इन दोनों को हमने क्या किया है, मैकेनिकल कपल्ड किया है, ठीक है। ये दोनों क्या है, कपल्ड है। जब दो मशीनें कपल्ड होंगी, ध्यान रखिएगा,
अगर इसकी स्पीड n1 n है तो इनकी भी स्पीड क्या होगी n, मीन्स स्पीड ऑफ बोथ मशीन विल सेम। चलिए अब क्या कह रहा है कि ये जनरेटर बेटा जो आपको सप्लाई दे रहा है वो 50 हर्ट्ज पे दे रहा है मान लेते हैं, और दूसरा जनरेटर आपको सप्लाई दे रहा है 60 हर्ट्ज पे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्पीड की जरा कैलकुलेशन करिए कि स्पीड कितनी हो सकती है। तो जरा देखो, फॉर G1 की बात करें तो हम जानते हैं n इक्वल टू 120 F1/G1। ठीक है, अच्छा पहले वाले जनरेटर के लिए F1 कितना है 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल मान रहे थे P1, तो 50 हर्ट्ज अपॉन P1 कह देते हैं। और सेकेंड जनरेटर की बात कर लें, और जनरेटर 2 स्पीड वही है इसकी भैया 120। अब आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाना चाह रहे हैं तो पोल्स आपको चेंज करना ही पड़ेगा, और दिमाग में इतना चाहिए कि स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं तो पोल भी बढ़ाना पड़ेगा। खैर चलिए अभी इतना कर लीजिए आप, तो 120 × 60/P2। अब क्या करना है आप इन दोनों को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। देखिए, अच्छा इसको हम ये लिख सकते हैं पी एन इक्वल टू समथिंग। तो पहला देखिए क्या होगा, ऊपर से पी वन एन इक्वल टू क्या हम ये लिख सकते हैं 120 × 50, और पी टू एन इक्वल टू ये लिख सकते हैं 120 × 60। है ना, किया कुछ नहीं गया है, बस इस पी को इस एन से मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ इस पी टू को इस एन से मल्टीप्लाई किया गया है। अब इनको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे बेटा एन एन कैंसिल हो जाएगा, 120 कैंसिल, और यहाँ से क्या आ गया, ये आया P1/P2। इनका रेशियो जो है वो आ रहा 5/6। अब देखिए, पोल्स ऑलवेज पोल्स ऑलवेज क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ क्या होते हैं, टू होते हैं, कभी मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करते। तो देखो 5 पोल तो हो नहीं सकता, हाँ P2 से 6 जरूर हो सकता है, लेकिन P1 5 नहीं हो सकता। क्या किया जाए, ऊपर नीचे जाए 2 का मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या हो जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं, 10 और 12। तो देखिए मान लेते हैं कि पहला P1 लेट, हम इस केस से मानते हैं P1 हमारा क्या है 10 और P2 क्या है हमारा 12। ठीक है, तो जरा देखिए एन कितना आ जाएगा, पहले फॉर G1 और G2 के लिए देख लीजिए, G1 G2 का एन सेम ही है, तो देखिए 120 50/10 करेंगे, कितना आ रहा भैया एन 600। और अगर वहां से जाके देखना चाहते हैं फॉर G2 के लिए, और ये है G1 के लिए, G2 के लिए देखिए तो क्या हो जाएगा 120 60, और G2 का क्या पोल्स हमने माना 12, तो ये यहाँ से भी स्पीड क्या आ गई 600। कहने का मतलब स्पीड दोनों की कितनी होगी, 600 आरपीएम से चलेंगे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ए 6 पोल, पढ़िए पूरा क्या लिखा है, एक बार पूरा रीड कर लीजिए आप, फिर बात करते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है, ए 6 पोल जनरेटर इज रनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। एक जनरेटर बेटा जो 60 हर्ट्ज, कैलकुलेट द रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ जनरेटर। भैया रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ जनरेटर ये क्या होता है, स्पीड, स्पीड ही तो होगा रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। जनरेटर की आरपीएम क्या होता है, एनएच, सभी को पता कितना होता है 120 F/P। फ्रीक्वेंसी कितना दे रहा 60, नंबर ऑफ पोल कितने हैं 6, कितना स्पीड से घूमेगा 1200, क्या हो गया इसका आरपीएम। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ से। अब देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी डिक्रीज टू 20 हर्ट्ज, पूरा पढ़िए क्या है, इफ द फ्रीक्वेंसी डिक्रीज टू 20 हर्ट्ज, हाउ मेनी पोल विल रिक्वायर्ड इफ जनरेटर इज टू बी रन एट सेम स्पीड। जनरेटर की स्पीड तेरा सेम है बट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जा रही है, फ्रीक्वेंसी आप 20 हर्ट्ज कर दे रहे हैं, तो 120 फ्रीक्वेंसी कर दिया आपने 20, सब कुछ सेम है, पोल भी आपने कितना, सॉरी क्या कह रहा, इफ द फ्रीक्वेंसी डिक्रीज टू 20 हाउ मेनी पोल, यानी कि आपसे पी पूछ रहा है। ठीक है ना, 20 हर्ट्ज पे पी पूछ रहा है, और फिर कह रहा है कि स्पीड वही रखिए, तो स्पीड रखी हुई है 1200, 120 20, पी पूछ रहा है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 120 × 20, ये गया 100 आया, और यहाँ से कितना आएगा
और 10 से 30 ना 5 है, 5 तो हो नहीं सकता है। चेक करके देखिए सभी लोग, गलत कर रहे हैं क्या? देखिए जरा सा, मेरे हिसाब से सही है। कहाँ गलती हो रही है? इसको कट करके 10 आएगा, और 100 तो आएगा नहीं, 100 नहीं आएगा, कितना आएगा? 10। और 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो इसको कैलकुलेट करो, सही करते हैं। देखो, यहाँ से इसको कट करेंगे तो 10 आएगा, और नीचे 20 है, 10/20 0.5 आएगा। बोल तो 2 आ रहे हैं आंसर में, कहीं तो गलती नहीं लग रहा। देखते हैं कहाँ गलती हुई है। किसी को 20 किसी को डाटा रनिंग है, इसमें हर कैलकुलेट स्पीड, इसको देख चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। जस्ट चेक करिए तो कितना है, करना है सही है, और कोई तरीका तो है नहीं। तो भैया चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है ये आपका, ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में आते हैं, फ्री में नहीं। कैसे क्वेश्चन आएंगे? इस टाइप के क्वेश्चन आपको पुट किए जाएंगे मेंस में। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दूंगा, और ये क्वेश्चन आप लोग को करके आना है। देखिए ए 3 फेज 4 पोल 8 पोल 7, ये है भैया 760 है। ठीक है, ये है आपका 760, इधर देखते हैं 750, और ये 50 है। 750 क्या है भैया? 750 आरपीएम से एक 8 पोल स्टार कनेक्टेड जनरेटर है, 12 slots on the armature. Each slot has 12 conductor and winding is short coded by 2 slots. भैया देखो 2 slots short coded. Find the induced EMF between the line. Given the flux, ये सब दिया है। अब देखिए हमें पता है E इक्वल टू कितना होता है? 4.44 एफ पाई के पी के डी इंटू टी। अगर हम इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर देखें, ई इक्वल टू हो जाएगा 2.22 एफ पाई के पी के डी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, के पी के डी कैलकुलेट करना, जेड देखिए गिवन है, और एफ गिवन है, और फाइव भी गिवन है। ठीक है ना? तो चलिए एफ नहीं गिवन है, बाकी के फाइव जेड गिवन है। चलिए यहाँ देखिए, केपी भी कैसे आता है? केपी इक्वल टू होता है कॉस अल्फा बाई 2। लेकिन अब तो जैसा आपको तो अल्फा नहीं पता है, तो जरा देखो कितने एंगल पे कोऑर्डिनेट, कितने स्लॉट से कोऑर्डिनेट किया गया है? बार 2 स्लॉट से, और कितने स्लॉट हैं? आर्मेचर है ये सर 72 है, 72 स्लॉट है, 72 स्लॉट ऑन आर्मेचर। ठीक है, ठीक। चलो, तो जरा हम बात कर लें किसकी, हम बात कर लें बीटा की। बीटा हो जाएगा 180 स्लॉट पर पोल, स्लॉट पर पोल। चलो, 180 स्लॉट कितना भैया? 72, पोल कितने हैं? 8 पोल। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री, डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बीटा को 15 आगे आने के अल्फा भी कितना होगा? 15। तो केपी आपका आ जाएगा, ये सही है? नहीं नहीं, ये 20 आएगा, ये 20 डिग्री, बीटा आया 20 डिग्री। अब कह रहा है देखो, फॉर 2 स्लॉट कोऑर्डिनेट, अगर 2 स्लॉट कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक, तो हम जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 2 बीटा। ठीक, 2 × 20, ये आप लोग बताया गया, जितने स्लॉट कोऑर्डिनेट करेंगे उतने से आपको बीटा को मल्टीप्लाई करना होगा। अल्फा आ गया। अब यहाँ देखिए कॉस 40/2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी आपकी? ये वैल्यू है केपी की, और कॉस 20 की वैल्यू होती है 0.94।
ठीक है, मेन की बात है तो कैलसी से आप करेंगे ही करेंगे। अब बात कर लें फॉर के डी। फॉर के डी वी नो के डी साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन क्या होता है भैया, बीटा बाई 2। देखिए एम क्या होगा, एम होता है स्लॉट पर पोल पर फेज। स्लॉट है 72, पोल कितने भैया 8 3। एम निकाल लीजिएगा। बात करते हैं बीटा की। बीटा आप कैलकुलेट कर चुके हैं 20 डिग्री, इसमें पुट कर दीजिएगा, आपको के डी आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक। ठीक है, अच्छा स्पीड गिवन है तो जाहिर सी अब देखिए बेटा, स्पीड गिवन है ना, आरपीएम क्यों दिया गया है स्पीड। एन एस आपको गिवन है 720, एन एस क्या होता है 120 एफ बाई पी। तो 720 120 एफ चाहिए हमें, पी कितना है 8, यहाँ से एफ कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए इस फॉर्मूले में एफ कैलकुलेट हो चुका है, पाई गिवन है, के पी अभी मैंने बताया, रख लीजिए। ठीक है, के डी भैया यहाँ देखो, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। साइन एम कितना है कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें पुट कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। बट स्टार कनेक्टेड है तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है √3 फेज वोल्टेज। तो यहाँ पर फेज ईएमएफ आ रहा पर फेज, तो आपका आपको बाहर आउटपुट लाइन कितना मिलेगा √3 पर फेज वोल्टेज में √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इतना आप तैयार कर लीजिए, फिर हमारी मुलाकात होगी मंडे को, और मंडे को हम पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन और इससे डिपेंडेंट और चीजें।